तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ना शुरू किया था, तो चलो दो चार पहले क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस हैं उसको एक बार हम लोग कर लेते हैं और फिर आगे की कहानी हम लोग करेंगे। तो कल कौन कौन सा टॉपिक उसमें किया था बेटा हम लोगों ने? मतलब जीडीपी के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात करी थी और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हम लोगों ने बात करी थी। इतनी ही हुई थी ना? किसमें? हाँ हाँ, वो तो हम ग्रॉस से नेट पे और नेट से ग्रॉस पे पहुंचने के लिए लिखवाया था। एक में डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था और एक में डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे थे हम लोग, ऐड कर रहे थे। इतना ही तक तो बताया था हमने। चल, तो जरा एक बार इलस्ट्रेशंस हो जाए। कृपया आपस में झगड़े ना। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जल्दी से सारे बच्चे बना के दिखाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सॉल्यूशन नहीं देखें, गलत बात है सॉल्यूशन देखना। कितना आया? और कोई? गौरव कितना आया बेटा? ओम जल्दी बना बेटा। अटेंडेंस बना लिया था आज? कितना? 56.66। कितना आ रहा है? 63.82। यही आ रहा है। उधर भी कितना आ रहा है अनीस? सही है। और तुम लोगों का क्या है? 56.67 आ रहा है रे। बेटा वो इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2 का था फॉर्मूला जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। The nominal and real GDP respectively of a country in a particular year as 3000 crores and 4700 crores। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है, तो देखो नॉमिनल कितना हो गया और रियल कितना दे रखा है। कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या बताया था? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड में रियल जीडीपी इंटू, यही ना? तो 3000 डिवाइड 4700 इंटू 63 पॉइंट रहेगा तो परसेंटेज में जी। गौरव भैया किसकी यादों में खो गए थे?
देख ले भाई, हमें नहीं पता, पूरा मोहल्ला पता है। ये तो गलत बात है। कम से कम भाई गांव के मुखिया को तो पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। मॉनिटर बेटा, तो आजकल तुम्हारा जो है सूत्र सही से काम नहीं कर रहा है। रिपोर्ट हमें भेजा करो क्या चल रहा है क्लास में बेटा। चलो हो गए यहां तक। इलेस्ट्रेशन नंबर 3। जल्दी बताइए बेटा, 10 सेकेंड का मौका है। इलेस्ट्रेशन नंबर 3। Find nominal GDP if real GDP is 450 and price index। कितना आ रहा है? याद करो, कुछ हमने एक बातें बताई थी पिछली क्लास में, जब हम बता रहे थे तो आंसर आया था 227.27%। याद है कुछ आया था इस तरीके से आंसर? तो हमने बोला था बेटा -100 कर दो, इसका मतलब 127.27% का इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। प्राइस इंडेक्स कितना है? 120, मतलब 100 से बढ़ के कहां पहुंचा है? तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट? तो 450 प्लस 20% करो तो कितना आ रहा है बेटवा? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए। चलो ये सब तो होती रहेगी, अभी तो और भी करना है। आते हैं जरा अपने कंसेप्ट के ऊपर, और लिखिए बेटा कंसेप्ट नंबर 5। 5वां कंसेप्ट होगा ना अब। कंसेप्ट नंबर 5वां है बेटा हमारे पास NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो चलिए जरा लिखें। बेटा बात ना करें, देखो इधर। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं NFIA के बारे में, NFIA की बात करते हैं, तो बेटा देखो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंतर्गत इनकम हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग वही भारत में रहते हो, ऐसी तो जरूरत नहीं है भाई। बाहर वाले लोग हमारे इंडिया के अंतर्गत भी आकर के काम कर रहे होंगे, और हमारे इंडिया वाले बाहर जाकर के काम कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि ऐसा विश्व का कोई कोना नहीं जहां पर इंडियन नहीं, सिंपल सी बात। और ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर ट्रेन जाता और बिहारी ना हो। ये नियम है, ये नियम है कि जहां जाएगा ट्रेन वहां होगा बिहारी, जहां जाएगा प्लेन वहां होगा पंजाबी। ये फैक्ट है कि नहीं? तो इंडियन तो हर जगह है भाई, तो बेचारा वहां पर कुछ इनकम अर्न भी करता होगा, और अर्न करता होगा तो इंडिया में भेजता भी होगा। अब देखिए ना, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट मिलते हैं, और खास करके ये जो सिवान वाला एरिया है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनके पेरेंट्स जो है दुबई वगैरह में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं। अब वहां अगर वो रहते हैं तो भाई इनकम जनरेट करने के बाद इंडिया भेजते होंगे या नहीं भेजते होंगे? तो अब इंडियन इनकम में आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसी तरीके से देखते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे कमा के अपने घर वापस भेज रहा होगा पैसा। या आसान शब्दों में समझ लो ना कि ये जो क्रिकेटर वगैरह है, ये तो पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से मैच, कभी फलाना, कभी ढिमका, हर जगह रहता ही नहीं पाकिस्तान को छोड़कर, है कि नहीं? उसकी औकात क्या कि हमें रख सके, है कि नहीं? तो इसलिए तो देखो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम नहीं जा रहे हैं।
बट बाहरी इनकम तो है। फिर उसके बाद 91 के ग्लोबलाइजेशन के बाद जो एलपीजी कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत अभी जस्ट 2-3 क्लास पहले हम लोगों ने डिस्कस करी है, और तैयार रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है आगे के समय में। हाँ, बस तैयार रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, टेस्ट पेपर कभी भी आपको मिल सकते हैं, ये आप जानो, आपका काम जाने। हमारा काम था चैप्टर बता देना। 3 दिन का आपको समय भी मिल चुका है, अगर ध्यान दो तो आज नेशनल इनकम की मेरी तीसरी क्लास है, इसका मतलब 3 दिन खत्म हुए हो चुका है। तो कभी भी घटनाएं घटित हो सकती है, चाहे वो कल ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, हो सकता है, मैं अभी गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट हिंट्स तो दे ही सकता हूं ना कि कभी भी टेस्ट हो सकता है, तो तैयार रहना, बी प्रिपेयर। एब्सेंट होने वाले को 501 रुपए का जुर्माना है, जिससे क्लास में समोसे मंगाए जाएंगे। अब एब्सेंट होके दिखा दे तो। हाँ सुन ले अब। तो अब अगर मान लीजिए कि बाहर से इनकम हो रहा है या बाहर भेज रहे हैं, तो ये तो हमारा कंसिडर हुआ ही हुआ। साथ ही साथ जब से ये ग्लोबलाइजेशन वाली बात हुई है भाई, यहां पर भी एफडीआई हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ के लोग बाहर में भी अलग अलग ब्रांचेज वगैरह खोल रहे हैं, अलग अलग कंपनियां एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और उसका भी इनकम वगैरह आ रहा होगा। बाहर में अपना घर वर खरीद लिया, वहां से रेंट वगैरह भी तो आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा ना। तो जहां कहीं भी बाहर से पैसा आ रहा हो, उसको कहते बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। उसको क्या कहते हैं, अभी नेट शब्द हट चुका है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। कि विदेश से पैसा आया है हमारे पास, विदेश से क्या हुआ है, पैसा हमारे पास आया, लेकिन यहां से कुछ लेके भी तो जा रहा है। भाई मम्मी ने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुम खुश हो गए कि देखो 100 रुपए इनकम, और कंटाप मार के पापा ने 20 रुपए छीन लिए, बचा कितना तेरे पास, 80 रुपए ना। तो तेरे लिए नेट इनकम कितना। तो अगर मान लो विदेश से हमने 1000 रुपए मंगाया और 300 रुपए यहां से वो लोग कमा के लेके चला गया, तो हमारे लिए इनकम कितना, 700 ही ना। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है विदेश से इनकम 200 आए और यहां से कमा के 500 ले जाए, क्यों नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये तो वैल्यू के ऊपर है, और वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वैल्यू क्या होगा, कुछ भी होगा। अब पाकिस्तान अपना जीडीपी कैलकुलेट करते समय अगर ये देखे कि भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, भयंकर नेगेटिव होगा, क्योंकि कोई वहां कमाने जा नहीं रहा, वो लोग बाहर कमा के लेके आ रहे हैं, तो नेगेटिव ही होगा ना भाई। तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, जीरो भी, और नेगेटिव। भाई जितना बाहर से कमा के आया उतना ही यहां से लोग कमा के लेके चला गया, तो जीरो हो गया हमारा। ठीक है, तो सीधा से याद ध्यान में रखना है कि बाहर से क्या पैसा आया और हमारे इंडिया से क्या पैसा बाहर गया, इसका जो डिफरेंस होगा वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, एनएफआईए के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ विदेशी इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं हम लोग। यहां से लेके गया तो हम एक तरीके से क्या मान के चलेंगे, उसको एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं कि कितना पैसा आया था उसमें से कितना निकल गया, रिमेनिंग पैसा हमारा कहां पर चला जाएगा, एनएफआईए के अंतर्गत आ जाएगा। तो समझने में कोई दिक्कत यहां तक। अब इसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं और एक छोटू सा एग्जांपल के माध्यम से समझा भी देते हैं कि देखो किससे कैसे पैसा आया है और कैसे कैसे पैसा गया हुआ है। तो चलिए जनाब शुरू करें, लिखिएगा एनएफआईए, लिख लो सारे बच्चे जल्दी। एनएफआईए is the difference between the aggregate amount that a country's citizens and companies earn from
एब्रोड, ठीक है, एंड द एग्रीगेट अमाउंट that foreign citizens and overseas companies, भाई कंपनी भी तो इनकम अर्न कर सकती है, तो ओवरसीज कंपनीज अर्न इन दैट कंट्री। भाई तुमने क्या कमाया और साथ ही साथ जो बाहरी लोग हैं वो उस कंट्री से कितना कमाए हैं, इसका जो डिफरेंस होगा वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, NFIA के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, NFIA। तो लिखिएगा NFIA इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो नेशनल प्रोडक्ट है इसको समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेसिडेंट बेस्ड इनकम, ठीक है, कि भाई यहां के नागरिक, रेसिडेंट बेस्ड इनकम का मतलब क्या हो गया, इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन के अंतर्गत, कि रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, वो सारी चीजें आप कहां पर पढ़ेंगे, सीए इंटरमीडिएट में। यहां पर पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, इतने अभी समझने के लिए बस ये लगा भारत के नागरिक के द्वारा कमाया गया पैसा किसके अंतर्गत, नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत। लेकिन डोमेस्टिक में आता है बेटा टेरिटरी बेस्ड, टेरिटरीज बेस्ड इनकम। भाई समुद्री सीमाएं भी तो आती है ना हमारे पास, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह भी तो आता है ना इसके अंतर्गत। तो चूंकि वो हमारे कोर्स में उतना डिटेल्स में है नहीं तो हम उसकी तरफ जाएंगे नहीं, बट मैं जो इसका रिविजनरी नोट्स दूंगा ना, जो मैं आपको रिविजनरी नोट्स दूंगा उसमें मैंने ये मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, टेलीग्राम कहां है बेटा, सीए फाउंडेशन जनवरी 26 फाइल्स। देखो मैं ये नोट्स आपको बाद में रिवीजन के लिए दूंगा, तो उसमें आप देखिए यहां पर क्लियरली क्या मेंशन है, डोमेस्टिक टेरिटरी इज डिफाइंड टू इंक्लूड, लिखा हुआ है ये नहीं। तो अभी आपके चूंकि सिलेबस में नहीं है, बट मैंने चूंकि एक शब्द यूज कर लिया कि भाई वहां पर टेरिटरी बेस्ड इनकम, तो टेरिटरी में किसको इंक्लूड करे वो सारी चीजें हमने यहां पर आपको लिख करके दे दी, ताकि एक ओवरव्यू ले लेना कि बाय चांस अगर वो बाहर से भी पूछ दिया तो हमसे मिस ना हो, इसलिए मैंने वो रिविजनरी नोट्स में यहां पर वो डाल दिया है। ओके बाबा, तो अगर यहां पे हमने लिखा तो क्या लिखा, नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत हम लोग किसकी बात करेंगे, रेसिडेंट बेस्ड इनकम की बात करेंगे, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, टेरिटरी बेस्ड इनकम की बात करेंगे। टेरिटरी बेस्ड इनकम को हम लोग देखेंगे। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर इस वैल्यू को कंसीडर करना हो, जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब ये लिख के तो नहीं दे देगा कि भाई टोटल नेशनल प्रोडक्ट आपका ये है, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये है, उसमें अलग अलग वैल्यू हो सकता है।
अलग अलग डिफरेंट टर्म्स दे सकते हैं, तो वो क्या क्या टर्म्स होते हैं जिसके बेसिस पर NFIA का फॉर्मूला बनेगा, वो हम जरा लिख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिखिएगा NFIA इज इक्वल टू नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस नेट इनकम फ्रॉम property and entrepreneurship plus net retained earning। अगर क्वेश्चन में ये चीजें आपके पास गिवन है तो इन तीनों को मिला देंगे, जो वैल्यू होगा वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, NFIA। लेकिन ये थ्योरिटिकल उतना भेजे में तो घुसता नहीं है और हमें खुद नहीं थ्योरिटिकल पसंद, तो एक छोटू सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दो डिफरेंट कंट्री को लेते हैं, एक तो अपना इंडिया ही रहेगा, सिंपल सी बात, एक और किसी कंट्री की बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या पैसों का आदान प्रदान हो सकता है, किस तरीके से इनकम का फ्लो हो सकता है, उसके बेसिस पर कैसे हम लोग निकालेंगे वो जरा हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये सबने लिख लिया यहां तक। देखो बेटवा, एक क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप रे, ENT तो हमेशा उसी को लिखा हमने पप्पू। अब लग रहा है कि ये पोजीशन ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी और के पास। नहीं बेटा, ऋतिक को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, नहीं तो तुम लोग उसको धमका दोगे, फिर मेरे पास शिकायत आएगी नहीं। ठीक है, आज जितना हंसना है हंस लो, कल तो पता चलिए ना जाएगा। बाबा राकेश का भी दिन आएगा बेटा। चलो देखो इधर, नहीं नहीं बेटा, टेस्ट लेके कोई फायदा थोड़ी नहीं है, टेस्ट देके क्या करो, और मैं तो खास करके टेस्ट से दूर भागता हूं। एक तरफ हमने लिख लिया इंडिया, आजकल अमेरिका का ज्यादा हल्ला चल रहा है कि ट्रम्प भाई साहब फिर से राष्ट्रपति बने, तो अमेरिका का ही ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, USA। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंडिया वाले अमेरिका में भी काम कर रहे होंगे और अमेरिका वाले इंडिया में भी काम कर रहे होंगे। तो अगर मान के चलते हैं कि कोई इंडियन जो है USA में काम कर रहा है, कोई इंडियन जो है USA में काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका फैक्टर इनकम होगा या नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, फैक्टर इनकम, कि ये अमेरिका से कमाएगा और आएगा कहां पर, मान लेते हैं बेटा ये है हमारा 700, है कि नहीं, कितना मान लिया हमने, तो फैक्टर इनकम हमारा क्या हो गया, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब ये जो 700 रुपए है, साथ ही साथ ये नॉर्मल हमने सैलरी वगैरह के रूप में माना होगा कि सैलरी वगैरह इतना इसके पास आया है। अब इसने क्या करा, वहां पर अपना घर वर भी ले रखा था, एकदम बढ़िया से घर बना लो, ठीक है, घर भी बन गया, वहां तो झोपड़िए ना बनता है, उड़ जाएगा नहीं तो। अब घर वर बना रखा था, तो इससे भी कुछ ना कुछ इनकम आएगा या नहीं आएगा, मान लेते हैं जैसे रेंट वगैरह के रूप में आ जाए, रेंट वगैरह के रूप में कुछ ना कुछ आ सकता है या नहीं आ सकता, तो 300 रुपया ये भी आ गया। ठीक है, अब यहां की जो बैंक वगैरह है उसने वहां पर अपना कुछ ना कुछ डाल रखा है, जो भी बैंक वगैरह है वो भी आप क्या कर रहा है, अपना कुछ ना कुछ काम धंधा वहां पे चला रखा है, तो वहां से भी इनकम अर्न होगा या नहीं होगा, मान लेते इंटरेस्ट वगैरह फलाना ढेमका कुछ तो होगा, तो वो सब भी हमारा यहां पर मान लेते हैं कि 400 रुपए का इनकम ये भी है। भाई अगर एक वो बताओ,
हम जाके वहां कर रहे हैं तो वहां के लोग भी यहां पर आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो जब यहां पर काम कर रहे हैं तो यहां से सैलरी वगैरह के रूप में लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे? है ना? तो मैं मान के चलता हूं कि 350 रुपए सैलरी लेके चला गया वापस। जिस तरीके से हमने वहां पर घर खरीद रखा है, हमने नहीं मतलब कोई इंडियन, हमारी तो औकात का है, दिल्ली में है नहीं, वहां जा रहा है। बेटा देखो, अगर डांटना हो तो ऐसे ही डांट लो, ऐसे बेइज्जती क्यों करते हो? 5,000 रुपए कमाने वाला को तुम ऐसे बोलोगे? चल, फिर उसी तरीके से इसने भी अपना यहां पर घर बना रखा है, तो रेंट वगैरह यहां से जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा बेटा? तो मैं मान लेता हूं कि रेंट वगैरह भी 200 रुपए चला गया। इसी तरीके से जैसे देख लो ना, डीबीएस वगैरह बैंक जो है, बहुत सारी विदेशी बैंक भी आती है, तो उसी तरीके से मान लेते कोई अमेरिकन बैंक वगैरह भी है, उसका भी यहां से कुछ ना कुछ इनकम कहां जा रहा होगा, यहां जा रहा, तो मान लेते 300 रुपया वो भी चला गया। अब देखिए बेटा, रेवेन्यू हमारे पास कौन कौन सा आया? 700, 300 और 400। तो अगर हम लोग टोटल इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोले, टोटल इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो कितना आ गया बेटा हमारे? 1400, है ना? और पैसा हमारे पास जो गया है, तो आउटफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो ऑफ मनी कितना है बेटा हमारे पास? 800। तो 1400 में से 850 चला गया, कितना बचा बेटा हमारे पास? 16, 500। यही 550 क्या कहलाएगा बेटा? NFIA। यही क्या कहलाएगा? ये तो हमने कंबाइंड करके निकाल लिया। अगर आप सिंगल सिंगल भी निकालते ना, अगर आप सिंगल सिंगल भी निकालते हैं, अगर मान लीजिए कि हम लोग नेट सैलरी बात कर लें, किसकी बात कर ले हम लोग? नेट सैलरी। तो भैया नेट सैलरी में सैलरी आया कितना हमारे पास? 700। और हमारे पास से गया कितना? 350। तो बचा कितना बेटा हमारे पास? 350। उसके बाद नेट रेंट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमने कितना इनकम अर्न किया? हमारे पास से गया कितना, बच कितना गया? उसी तरीके से नेट अदर इनकम मांग लेते हैं बेटा, है कि नहीं? इंटरेस्ट वगैरह जो भी हमने माना था अदर्स इनकम की, कितना हमारे पास आया था? हमसे गया कितना, कितना बचा? बताओ, तब भी टोटल हमारा कितना रहना चाहिए? तो आपकी मर्जी है, आप उसको एग्रीगेट पे कर लें या आप उसको इंडिविजुअली निकाल ले। वैल्यू क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा, ये नहीं आएगा? वैल्यू में कोई अंतर होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हमारा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड। आसान शब्दों में देखना क्या है बस आपको, कि भाई कौन सा कितना पैसा हमारे पास आया है और कितना हमारे पास से आउटफ्लो हुआ। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज नोन एज NFIA। ठीक है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज नोन एज NFIA। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम को ले रहे हैं? जो अदर कंट्री से हमें प्राप्त हुई है। कर लोगे ऐसे काम? पक्की वाली बात? एग्जाम पर जरूर लिख लेना, ताकि बाद में अगर गलती से रिवीजन करो तो पता रहे। ठीक है? अभी भी क्वेश्चन बनाए या नहीं बनाए प्रीवियस ईयर वाला? 31 क्वेश्चन लिख के दिया था मैंने कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उस 31 में बताओ कि कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको क्लास में ना लिखवाया हूं? सारे क्लास में लिखवाए हुए थे ना? तुमने बनाया नहीं तो पता कैसे चलेगा? अच्छा, पढ़ी नहीं? नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। झूठ बोल रहे? शर्म नहीं आती बाबा से झूठ बोलते हुए? गलत बात है। फिर ज्यादा बोलेगा तो श्राप दे देंगे। नहीं बेटा देखो,
जो भी क्वेश्चन आपसे बने, इसलिए मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेजा भी था और क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया था कि ये सब अभी तुम लोग पढ़ चुके हो तो इसके क्वेश्चन कर सकते हो। तो बेटा ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस बना लो, ज्यादा सही है। उससे ये होता नहीं कि कॉन्फिडेंस आता है कि भाई आईसीआई ने जो क्वेश्चन पढ़ा पूछा है वो तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं देखता हूं ना कि बच्चे लास्ट में परेशान रहते हैं, सर ये आईसीआई का मॉक टेस्ट हो रहा है दे दूं क्या, सर इस इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट हो रहा है दे दूं क्या। मैं तो देखो अपने सब्जेक्ट में तो मैंने हमेशा से मना करा है, हमेशा से मना करा है ना कोई बुक खरीदना है ना कुछ खरीदना है, जो भी करना है वो हमें करना है। अगर तुम हमारे नोट्स का 100% पढ़ के चले जाओ, 80% से ऊपर की गारंटी मैं लेता हूं और ये अभी भी बोल रहा हूं। जो बच्चे जनवरी में एग्जाम देने के बावजूद भी बैठे होंगे, अगर उन्हें एहसास होगा तो वो देखे होंगे कि क्या गलती करी है। मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था ना, मेरे नोट्स का एज इट इज लाइन उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं वो सारी चीजें लिखवाता हूँ जो लिखवाने के लिए तो मैं 50 पेज और एक्स्ट्रा बढ़ा दूं, लेकिन मैं लिखवाता वही है जो आईसीआई पूछेगा। 17 साल से घास थोड़ी ना छिले हैं, 4 साल आईसीआई में भी पढ़ा के देख लिए कि कहां तक वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आराम से रिलैक्स मोड में जितने करवाऊं उसको 100% करते हुए जाना। मुझे देखो, मुझे शौक नहीं है टेस्ट लेने का, लेकिन मैं जानता हूं कि ऑब्जेक्टिव है, तो जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। मैं इसीलिए परेशान करता हूं। बहुत सारे बच्चों को मनी मन लगता है, मनी मन हुआ था जनवरी वाले बैच में, मैंने गुस्से में टेस्ट लेना छोड़ दिया था, पूछ लो। एक बार कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप टेस्ट बहुत ज्यादा ले, तो मैंने उसी दिन आके क्लास में अनाउंस किया ना, आज के बाद मेरा टेस्ट नहीं होगा। और उसका नुकसान भुगता है उन लोगों ने, नुकसान भुगता है भाई। हर टेस्ट में 70 80 100 नंबर का क्वेश्चन होता था मेरा, उतनी प्रैक्टिस ही तो हो रही थी, फिर भी मैंने कितना 15-17 टेस्ट तो ले ही लिया था। 15-17 टेस्ट लेने, 12 टेस्ट, 12-13 के बाद मैंने बोला था कि चलो अब आज के बाद टेस्ट ही नहीं लूंगा, वो भी गुस्से में। भाई एक बार तो तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी पढ़ रहे हो, तुमको थोड़ी ना पता है कि आगे क्या होना है। और यहाँ 2009 से यही झेल रहे हैं कि 2008 1 नवंबर से तो 2009 ही हो गया, इतना ही झेल रहे हैं सीए लाइन में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कितना उसका मैक्सिमम टारगेट अचीव्ड हो सकता है। तो थोड़ा सा भरोसा रख के जितने टेस्ट लो ना आराम से देना। बाय चांस किसी कारणवश अगर आपके पास टेस्ट नहीं दे पाते हो, क्वेश्चन ले जाके घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत रामबान इलाज होगा बेटा। और ये सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा करना हो प्रैक्टिस कर लेना। जैसे जो बच्चे मैथ्स वगैरह भी पढ़ते होंगे, अगर लगता होगा कि एडिशनल क्वेश्चन सर और मिल जाता तो अच्छा है, 20,000 क्वेश्चन दे दूंगा बनाने के लिए, कर लेना। आज ज्यादा नहीं, 550-600 पेज का पीडीएफ दे दूंगा, बना लेना आराम से। नहीं, एडिशनल, ठीक है। पिछले 16-17 साल से पढ़ाते पढ़ाते यही तो काम किया है, क्वेश्चनों का स्टॉक। चलो जी, तो ये कहानी हमारी किसकी थी बेटा? देखो अरमान, बता के तो लूंगा नहीं, बस तैयार कभी भी रहना, कभी भी हो सकता है बेटा। बेटा नोट्स पूरा अगर कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब पढ़ो ना पढ़ो, मैंने कभी नहीं बोला कि जाके घर से ये रटल है। और जहां पे जो पढ़ने की जरूरत है आपको बुक से आईसीआई मॉड्यूल से, मैं क्लास में ही तो अनाउंस करता हूं ना कि ये वाला टॉपिक पढ़ के आ जाना आईसीआई मॉड्यूल से। जहां जरूरत है मैं खुद बोल दूंगा, बेकार में क्यों माथा। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ने इधर पढ़ा रहा हूँ, वो बगल में टॉपर्स वाला बुक या आईसीआई मॉड्यूल खोल लेगा, फिर ऐसे ऐसे मिला देगा। बेटा ना इधर के रहोगे ना उधर के, ठीक है। टीचर कोई भी पढ़ाता है तो वो अपनी भाषा को सरल करके बताता है ताकि बच्चों के माइंड तक डायरेक्ट कैसे पहुंचे। मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैथिली बोल देता हूँ, भोजपुरी बोल देता हूँ, जरूरत है क्या मुझे? मैं शुद्ध हिंदी भी बोल सकता हूँ और अंग्रेजी तो मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। बाकी बोलने के लिए मैं पूरी क्लास में वही बोल सकता हूँ। एमबीए की जब क्लास लेने के लिए गया था, पढ़ाने के लिए गाजियाबाद में गया हुआ था मैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाना था, 16 क्लास दी थी, एक भी शब्द मैंने हिंदी का प्रयोग नहीं किया था। बच्चा समझेगा ये मजबूरी है, उनको देना ही उसी में है।
हाँ तो वहां पे अंग्रेजी बोलने का पैसा भी ज्यादा चार्ज कर रहा था, 5800 पर क्लास। ठीक है, 16 क्लासेज ली थी बस। उसके बाद मैंने बोला ये और दिल को सुकून। इंग्लिश बोलने में ना हकीकत बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा भी मजा नहीं आता है। हिंदी दिल से निकलती है ना, है कि नहीं? अपनी मातृभाषा है यार। चल, क्या हुआ बेटा? भोजपुरी में एक क्लास पढ़ा देंगे, अगली क्लास से कोई नहीं आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे लिखाते लिखाते और राहुल समझ में एले कि ना एले हो? आ गए ले? नहीं किया आई ना? चल, मैथिली तो फिर भी समझ में भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। चलो देखो, तो ये हमारा कौन सा हो गया? NFI है। तो आप अगर चाहो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो, या टोटल इनकम और टोटल जो आउटफ्लो है उस दोनों को करके हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पे कंसीडर कर सकते, डायरेक्ट उस वैल्यू को निकाल सकते, अंतर कभी भी नहीं आएगा। तो 5वां पॉइंट हमारा था NFI। चलिए बेटा जरा छठा पॉइंट लिख ले। नहीं सुधरेगी, कल से ना तुम तीनों अलग अलग बैठोगे। एक का सीट है वो कॉर्नर, एक का सीट है ये कॉर्नर, और एक बैठेगी वहां पर, और तू खास करके वंशिका यहां पे बैठेगी। चलो, नहीं जब बोलूंगा तब बोल देगी सॉरी सर, फिर अगले दिन भाई पक्का। नहीं, क्वेश्चन वगैरह पूछना तो वो पूछना, क्वेश्चन पूछना तो वो पूछना, बाकी मत बोलना। पैसा उसने मुझे दिया है। चलो देखो, अब हमारे पास 7वां है बेटा NIT। बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, टैक्सेज लिखते क्योंकि अलग अलग होता है ना, बहुत सारे होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज। भाई एक वो बताओ, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? एक ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते, बाकी तो सीए इंटर में पूरा का पूरा गब्बर सिंह टैक्स पर होगी, GST। हाँ, अप्रत्यक्ष का। अब इसमें होता क्या है बेटा, आप कोई भी सामान खरीदो, हर किसी के ऊपर आपने टैक्स का भुगतान किया है, लेकिन वो आपसे सीधा वसूला गया क्या? थर्ड पार्टी के रूप में वसूला गया है ना, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो होता है कि जैसे हम लोगों का इनकम हुआ, सालाना हम लोग टैक्स भर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। ये सीधा बोल दे भैया इतना % तो देना पड़ेगा, बात खत्म। लेकिन घुमा फिरा के फिर से टैक्स लिया जा रहा है, ये नहीं लिया जाता। हर कमोडिटी पे, आप कोई भी कमोडिटी खरीदे, आप कोई भी सामान खरीद के लाते हो, चिप्स ही खरीद के लाते हो, उस पे देखना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज लिखा रहता है, लिखा रहता है नहीं? तो ये जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज लिखा गया, इसका मतलब टैक्स का % जोड़ा गया होगा, ये उसमें ये नहीं जोड़ा गया होगा, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स गया ये नहीं। मोबाइल आप खरीदते हो, तो मोबाइल खरीदने के बाद देखो CGST IGST लिखा रहता है, ये नहीं लिखा रहता है, तब ना टोटल वैल्यू आपसे वो बात कर लिया कि इतने रुपए का मिलेगा। अब उसी रुपए में बाइफरकेट कर दिया ना कि कॉस्ट इतना, टैक्स इतना, है ना? तो ये जो हमारा काम होता है, ये इसी को क्या कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन कभी कभी इसी में छूट भी मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता। तो भाई मान लो कि हमें 100 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लगा और 20 रुपए रिफंड आ गया, तो हमें एक्चुअल में कितना देना पड़ा? तो यही हमारे लिए क्या होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ये नहीं होगा। यही हमारे लिए क्या हो गया? फिर उसके बाद हम लोग ऊपर में देखे थे, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे डेप्रिसिएशन वाला, तो वहां पर शब्द यूज किया था मार्केट प्राइस। तो यहां पर अब दो बातें पढ़ेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के जो बीच का डिफरेंस होता है ना, उसी को बोला जाता है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस और
फैक्टर कॉस्ट के जो बीच का डिफरेंस होगा उसी को किस नाम से जानेंगे हम लोग? नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानेंगे। तो चलिए जरा लिखते हैं यहां पर NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, इसको MP लिख सकते हैं बेटा, माइनस फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। अब इस फॉर्मूले को अगर आपस में तोड़ा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। होगा या नहीं होगा? और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटा? मार्केट प्राइस माइनस, बेटा इस पर स्टार लगा लेना, इस बार क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। एक फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। या तो हो सकता है एक छोटा सा एग्जांपल दे दे कि भाई मार्केट प्राइस ये है, फैक्टर कॉस्ट ये है, तो बताओ नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना होगा। या ऐसे भी दे देगा कि मार्केट प्राइस ये है, इनडायरेक्ट टैक्स ये है, सब्सिडीज ये है, तो अब बताओ फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से वो घुमा फिरा के क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा। इसलिए ये फॉर्मूले एक और अभी नीचे लिखूंगा, इन चारों को जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है? क्योंकि इस बार पूछा नहीं था, अगली बार मैंने स्टार लगाया ना, 100% है ये एग्जाम में पूछने वाला है। तो क्या लिखा हमने बेटा कि पहले तो हमने लिख दिया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बराबर क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। फिर उसके बाद फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस। तो अगर आपसे कभी भी पूछेगा आपसे कि बताओ, क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो डिफरेंस ऑफ, सॉरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मार्केट प्राइस पे दिया होगा और आंसर आपको फैक्टर कॉस्ट के रूप में पूछेगा, तो पता होना चाहिए कि ये गैप हमारा क्या होगा? NIT का होगा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का गैप हमारा क्या होगा? NIT का होगा। फिर हमने बोला था कि एक और लिख देते हैं, तो लिखिएगा NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अभी समझाते समय हमने यही बोला था, ये नहीं कि 100 रुपए आपने क्या करना है? टैक्स पेमेंट करना है। 100 रुपए आपको क्या करना है? टैक्स पेमेंट करना है। 20 रुपए आपको मिल गया छूट, तो आपको एक्चुअल में देना कितना है अब? 80 रुपए। तो ये 80 रुपए आपके लिए क्या होगा? पर मजा तो आएगा नहीं भाई। हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं और GDP से रिलेटेड बात यहां पे ना करें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बुरा मान जाएगा, बोलेगा ये बेसिक तो करवा दिए, तनिक उससे भी कोरिलेट कर लो। तो चलिए जरा वो भी लिख लेते हैं हम लोग। लिखिएगा GDP MP, GDP MP। अगर इसमें से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया तो बताओ बेटा क्या बन जाएगा? देखो GDP है तो रहेगा तो GDP ही। हमने सिर्फ क्या बोला था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस में से अगर NIT को माइनस कर दिए तो क्या बन गया होगा ये बेटा? हमारा फैक्टर कॉस्ट बन गया या नहीं बन गया? या
अगर जीडीपी एफसी दे रखा है और इसमें हमने एनआईटी जोड़ दिया, अगर जीडीपी एफसी दे रखा है और हमने उसमें क्या कर दिया, एनआईटी जोड़ दिया, तो अब जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, जीडीपी एमपी। तो समझ में आ गया। तो अगर कभी भी आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ मार्केट प्राइस को और फैक्टर कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को किस नाम से जानते हैं, अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो एनआईटी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो एनआईटी को प्लस कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, पक्की वाली बात, देख लो। चलो अब आप लोग कहते हैं तो मान लेते हैं आपकी बात, ऐसे इच्छा थी नहीं पर आपने कहा है तो कैसे तोड़ सकते हैं आपका दिल। चलिए बेटा, अब है हमारा टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को कहते बेटा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा बेटा, एनडीपी एफसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला जितने लिख रहे हैं वो सारे याद रखने, क्योंकि ये तो इसमें तो टीचर कुछ नहीं कर सकता भाई, या तो आप ही को रखना होगा। हाँ ये जरूर है कि इसके लिए मैं 50-60 क्वेश्चन आपको दे दूंगा कि घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जो है सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मैं अलग से सीट ही दे दूंगा जब नेशनल इनकम खत्म होगा, 60-70 क्वेश्चन तक का मैं दे दूंगा, घर पे प्रैक्टिस करना छोटे छोटे से। तो एनडीपी एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसको आगे चल के हम लोग सीओई जहां जहां लिख देंगे तो समझ जाना। अगर सीओई लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा हमारा बेटा, कंपनसेशन ऑफ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब दिक्कत ये आ जाएगी कि सर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है कि नहीं, अलग बात हो गई यहां पर। तो सभी चीजों को हम लोग अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, जरूर करेंगे। तो एनडीपीएफसी बराबर क्या हो गया, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएसई, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर हम सीओई की बात करें, किसकी बात करें बेटा, सीओई की बात करें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए कहता है, लिख लीजिएगा बेटा, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन, सर क्या हमेशा कैश की ही बात करेंगे, अरे नारे दादा, अगर वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड हो जाए तब भी आएगा, ये नहीं आएगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, भाई एम्प्लॉयर्स के द्वारा जो भी अपने एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए काम किया जाता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा ना।
जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह की बात करते हैं, मेडिकल्स वगैरह दिया जाता है, तो ये सब भी तो इसके अंतर्गत है, आपकी बेनिफिट के लिए ही तो काम किया गया है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंतर्गत। कर लोगे? तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया वो एक तरीके से। तो क्या हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में? वेजेज, सैलरीज, अगर कैश में कुछ भी है वो भी आ जाएगा, अगर काइंड के रूप में है वो भी आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं किसी के घर पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, अब ठहरा तो मैं गरीब आदमी, अब उसका एकदम बढ़िया सा दुकान था, उसने बोला सर ऐसा करना, डेली 2 किलो दूध लेके जाना, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो आ रहा है ना भाई, इनकम के रूप में ही तो आ रहा है ना, जनरेट कुछ ना कुछ उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो ये भी तो हमारे कंपनसेशन के लिए है ना। अब जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, बढ़िया से एकदम 3 BHK घर मिला हुआ है रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, भगवान सर के द्वारा, क्या ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में नहीं आएगा? आएगा ये नहीं आएगा? तो अगर 1.25 लाख रुपए कैश मिल जाए, कुछ काइंड, ऐसा सोचना बेटा, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, है कि नहीं? 1.25 लाख रुपए कैश मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, है कि नहीं, घूमने फिरने के लिए गाड़ी मिल जाए, तो कौन मना करेगा? जैसे मैंने जो ये स्कूटी खरीदा था, तो एक दिन हुआ क्या, एक ऑटो वाले से थोड़ी सी हो गई बहस मेरी। मैं पहले रहता था यहाँ मंगलम में, डेली आता था, 60 रुपए लेता था, यहाँ पे छोड़ जाता था वो, मंगलम से यहाँ तक। उस दिन उसको बोला चले, पीक टाइम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बोलता है इतने कम दूरी के लिए मैं नहीं जाता। बढ़ गया मेरा खुंदस, मैं बैठ के बोला चल बिहार, अब ले चल बिहार भाई, मुझे घर जाना है, टिकट नहीं मिला तू ही पहुंचा दे भाई, कम दूरी नहीं जा सकता तो लंबी दूरी तो चलेगा ना। तो थोड़ी सी हो गई बदतमीजी। मैं आया यहाँ पे, क्लास से मैं 2 बजे निकला, सामने TVS का वो शोरूम है, मैं पहुंचा, जेब में मात्र थे 38,800 रुपया। अब मूड हो गया, अब पहुंचा, बात बन गई, मैंने बोला कि अब गाड़ी अभी लेनी है, भगवान सर को फोन किया कि अभी के अभी वहां से 60,000 रुपये चाहिए, तो बोले देख लीजिए अगर आया होगा तो ले लीजिएगा। भगवान के दया से पैसा भी आया हुआ था, हैंड टू हैंड गाड़ी लेके आया, टेंशन नहीं करता। तो कंपनसेशन मिला ना भाई, है कि नहीं? लौटाया भी नहीं मैंने, सैलरी में एडजस्ट हो गया ना पूर्वक, तो लौटाऊं क्यों? लौटाने का मतलब क्या हुआ? वापस करना, एडजस्टमेंट, बोथ आर डिफरेंट। हाँ, 1 साल, ठीक है। तो अब देख रहे हो ना, इसमें कैश में भी मिल गया मुझे, रहने के लिए घर वगैरह मिला है, एकदम 3 मंजिला बिल्डिंग पे कब्जा जमाए हुए हैं। कब्जा जमाए का मतलब रह रहे हैं बुर्बक, देखभाल तो हो रही है ना। नहीं, कल सर बोल रहे थे कि जो जहां सर अभी रह रहे हैं ना, बोले कि वहां पे सर ने अपना ही पूरा 16 फ्लैट बनवाया था, फिर सर ने सब बेच दिया, 2-3 अपने लिए रखा हुआ था। बोला कि उसमें से ना 4 फिर वो लोग बेचने वाला है, तो मैं ही खरीद लेता हूँ, आपको भी बुला लेंगे वहीं पे, आप नीचे रहना, ऊपर वाले पे हम रहेंगे, आराम से रात भर ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा। मैंने बोला ये हुई ना बात। अब टारगेट हम लोगों का यही है कि जून से पहले उस फ्लैट को खरीदना, पैसा सर का, रहना मेरा। अब जैसे मैं रात में पढ़ाता हूं, अब यहाँ ये रहता है कि पढ़ाना है फिर घर भी जाना है कि नहीं? लेकिन वहां तो कोई टेंशन नहीं, खाना पीना खा के वाइफ को जाओ बच्चों को सुला, मैं आ रहा हूँ 3 घंटा पढ़ा के, नीचे अपना आराम से एक स्टूडियो बनाऊंगा, मस्ती से पढ़ाता रहूंगा। अब अभी भी है मेरे घर पे सारा सिस्टम है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ मेरा बेटा पहुंच जाता है, या कारतूस, हाँ, वो पहुंच जाता है, फिर वो पढ़ाने नहीं देता, कभी माइक छीन के भाग जाएगा, कभी कंप्यूटर का बटन दबाने लगेगा, कभी डिजिटल बोर्ड पे जाके घिस देगा, तब क्या करें? तो दूर दूर रहना पड़ता है। तो ये सब कंपनसेशन है, किसकी तरफ से मिल रहा है बेटा? एम्प्लॉयर की तरफ से, जो ऑनर है उसकी तरफ से मिल रहा है ना, है कि नहीं? सिर्फ हम ही को मिला हुआ रहने के लिए, बाकी किन्हीं को नहीं मिला है। चल, क्यों नहीं भाई, उनके शिष्य रहे हैं, पढ़े हुए हैं उनसे। चलो, हाँ तो बेटा कोई नहीं, हमारे गुर्दे बेच लेना तुम लोग, पैसे रख लेना अपने पास।
तो ये हमारा किसके अंतर्गत, सीओई के अंतर्गत। तो भूलोगे नहीं ना अब सीओई का मतलब क्या होता है, भगवान सर के द्वारा चौधरी सर को जो भी बोनस दिया जा रहा है वो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। किसके द्वारा दिया जाएगा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा दिया जाएगा। ओके चलिए, तभी तो भाई लक्ष्मीनगर में इतने सारे कोचिंग हैं, सभी से लगभग ऑफर आ चुका है। पर मैंने बोला जिस दिन ये पता चलेगा कि चौधरी सर ने टॉपर्स छोड़ दिया, उस दिन ये पता लग जाएगा कि चौधरी सर ने टीचिंग ही छोड़ दिया है। अरे सन्यासी का है बने, बहुत सारी जिंदगी है उसके बाद, लेकिन हाँ टीचिंग छोड़ दूंगा ये गारंटी है। अगर टॉपर्स छोड़ा तो टीचिंग छोड़ दूंगा, बात ही कम काम है, बिजनेस करो मस्त रहो। चलो अब देखिए बेटा यहां पर, अब हमारे पास ऊपर में क्या था बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो लगे हाथ उसको भी लिख लिया जाए क्या बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बोले तो रेंट प्लस एंटरप्रेन्योर है तो इंटरेस्ट वगैरह मिल सकता है या नहीं मिल सकता, प्रॉफिट वगैरह हो सकता है या नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी बात रॉयल्टी। जैसे अब इन 17 साल के दरमियान में अलग अलग कोचिंग में पढ़ा चुका हूं। अब एक आध ऐसा भी कोचिंग है जिसमें मैंने पढ़ाया और छोड़ भी दिया कि अब नहीं पढ़ाना, लेकिन वीडियो सभी के पास हमारी है, दे रखा है कि कोई बात नहीं तुम्हें जरूरत हो तो कर लेना। जब भी वो हमारी वीडियो सेल करते हैं बिना कुछ कहे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, 500 रुपए, ठीक है। अब ये जो ले रहा है भाई, मैं तो उसके यहां काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो उन बच्चों को पढ़ा भी नहीं रहा हूं, बैठ के कमीशन खा रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं। तो हमारे ये जो दिमागी खर्च हुआ था उसके बदले एक तरीके से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं या नहीं चार्ज कर रहा हूं, उसी को कहते हैं रॉयल्टी। जैसे बुक वगैरह जो कोई भी राइटर्स लिखता है, जो अलग अलग पब्लिकेशंस के देखते हो ना, अलग अलग राइटर्स के बुक होते हैं, उसके ऊपर उन्हें क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलता है। पर बुक के ऊपर आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज या एक फिक्स्ड अमाउंट है कि नहीं, वो आपको वहां पर मिलता रहेगा। ओके, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गया बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, अब ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, इस प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि जितना हुआ सब इसमें डाल दे, अरे ना भाई, तुम एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हें प्रॉफिट हुआ है तो पहले जो एम्प्लॉइज वगैरह का है वो सब तो दो, गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह तो दो, उसके बाद ना अपने पास बचाओ। तो मैं लिख देता हूं कि प्रॉफिट का मतलब क्या, कौन सा हमारा कैलकुलेशन में आएगा। तो लिखिएगा बेटा, प्रॉफिट में सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स, या इसी को हम लोग प्रॉफिट टैक्स कह रहे हैं। प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स, ना होगा प्रॉफिट ना होगा टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स। इसी तरीके से जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उसको डिविडेंड देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी चीजें लिखनी पड़ेगी। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, और इसको देने के बाद जो अब तुम्हारे पास पैसा बचा वो तुम इंजॉय करो ना, कौन तुमको रोक रहा है, इसी को कहते बेटा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स या
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तो अब किसी के साथ बंटवारा नहीं करना ना, ये तो अब किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं है ना, बोलो क्या बेटा। हाँ, क्योंकि कभी कभी तुमको हो सकता है ना ये टैक्स वगैरह अलग से दे रखा होगा ना। ओके भाई, 100 रुपए अगर प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए गवर्नमेंट का अगर टैक्स है तो 10 गवर्नमेंट को दे दो, 15 रुपए तुम्हें शेयर होल्डर्स को देना था तो 15 रुपए शेयर होल्डर्स को दे दो, बच्चे तुम्हारे पास 75 रुपए उड़ा दो ना, तुम कौन तुमको रोकने रहा। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ऊपर इससे पहले रिटर्न अर्निंग शब्द यूज किया था ना, तो रिटर्न अर्निंग में यही जाएगा। अर्थात एक तरीके से बोल सकते हो, नेट प्रॉफिट समझने के लिए, अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए क्या बोल सकते हो, नेट प्रॉफिट, कि जो पैसा आया मेरे पास प्रॉफिट के रूप में, उसमें से जो है सबका बांट दो, सारे कर्जे खत्म, अब जो बचा वो मेरा है, उसी को कहते हैं रिटर्न अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और लास्ट था हमारा बेटा मिक्स्ड इनकम, तो जल्दी से एक लाइन उसको लिख करके आज की सभा संपन्न करते हैं, क्योंकि आज थोड़ी हमारी तबीयत थी खराब, इसलिए मैंने सोचा था कि 1 ही घंटे क्लास लिया जाए। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेज प्लस प्रॉफिट, सब मिला दो क्या आ रहा है बेटा हमारा, अदर से भी हो सकता है, नहीं बिजनेस के अलावा भी कोई ना कोई हमारे इनकम हो सकता है नहीं, उन सभी चीजों को हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, क्या निकालना है बेटा हमें, डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आ गया हमारा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या हो गया कि एम्प्लॉयर्स के द्वारा जो भी एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, चाहे कैश के रूप में, काइंड के रूप में, है कि नहीं, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आ गया हमारा। ठीक है, साथ ही साथ उसके लिए कोई भी ऐसी चीजें करवाई जो जो इन फ्यूचर उनके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, प्रोविडेंट फंड वगैरह, इसी के लिए हमने काम करा, तो वो किसके अंतर्गत आ गया बेटा हमारा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर दूसरा हमने क्या बताया बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने क्या बोला कि जो भी प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम हो रहा है वो किसके अंतर्गत आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। और साथ ही साथ हमारा इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, मिक्स्ड इनकम की जो भी अदर्स इनकम है उन सभी को ले लिया, ये जो हमारी टोटल आएगी वही किसके अंतर्गत, डोमेस्टिक इनकम। जैसे मैं यहां पे काम कर रहा हूं, तो यहां पे काम कर रहा हूं तो ये सीओई के अंतर्गत आ गया, ये हमारा किसके अंतर्गत। फिर मैंने बोला कि मैं तो और भी वीडियोज वगैरह बेच रहा हूं, अपने ऐप पे क्लासेज बेच रहा हूं, अपने ऐप से मैं वीडियोज वगैरह बेच रहा हूं, उसका पैसा मेरे पास आ रहा है, तो वो भी तो हमारे पास आ गया, वो किसके अंतर्गत, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर मान लो गलती से मैंने कोई घर वगैरह खरीद रखा होगा, तो रेंटवा वेंटवा आ रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, तो वो भी हमारा इनकम आएगा नहीं, तो हमारे इनकम में क्या हो गया, ये सभी को मिला करके नहीं देखा जाएगा, तो ये सभी हमारा मिला करके क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रख लोगे यहां तक, ठीक है। नहीं नहीं, ये कहने के लिए इंडिविजुअली मैंने लिया, तो ऐसे ही सबका मिला के तभी ना टोटल बना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर जैसे कोई भी बिजनेस हम कर रहे हो एडिशनल, उससे जो रिलेटेड हमारा प्रॉफिट आएगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर, टेंशन ना लें। क्या अलग अलग चीजें हो सकती है, मैंने वहां पर जो सेल्फ वाला लिया है कि अभी तो मैं टॉपर्स में काम कर रहा हूं, अपना बिजनेस भी तो कर सकता हूं ना मैं, तो अपने बिजनेस से प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है ना बेटा। ठीक है, तो इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी अभी और 2-3 पॉइंट इसके पढ़ लेते हैं, टोटल 12 पॉइंट इसके पढ़ेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अभी 3:15 से अकाउंट्स की क्लास है आपकी, और कल का तो शेड्यूल वही है, पहले अकाउंट्स, फिर लॉ, फिर मैथ्स, और 3:30 बजे से 5:15 बजे तक बाबा राकेश, पता नहीं क्या होगा।